डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कंपोनेंट क्या होता है। फेज इक्विलिब्रियम का ये लेक्चर है, इसमें डिस्कस करेंगे कंपोनेंट क्या होता है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होता है। एक फेज इक्विलिब्रियम में कंपोनेंट्स किसको कहते हैं। देखो, मैं अगर ऐसे बताऊंगा लेमैन लैंग्वेज में, सिंपल टर्म्स में बोलूंगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज या मैं कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज बोलूंगा, जिनका कंपोजिशन जानना जरूरी है ताकि हम सिस्टम में किसी भी फेज का कंपोजिशन जान सकें और किसी भी फेज में क्या कंपोजिशन हो सकता है ये हम जान सकें, चाहे डायरेक्टली हो या इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि इट इज डिफाइंड एज मिनिमम नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज whose composition has to be defined, ठीक है, so that composition of each phase in the system can be determined either directly or in terms of equations, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज और कंपोनेंट क्या रहता है, ये अलग अलग चीजें हैं। कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हम सेपरेट कर सकते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सिस्टम, उसको बोलते हैं हम कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज, ठीक है। अब सपोज मेरे पास में एक सिस्टम है, इसमें है ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे 3 कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज हैं। मान लो अगर मैं 2 कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज का कंपोजिशन जानता हूं और तीसरे का खुद ब खुद पता चल जाता है, तो मुझे तीसरे को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं 2 को ही डिफाइन करूंगा और तीसरी जो हो पता चल जाएगी, ठीक है। इसी को कहते हैं कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज लेनी है, उन्हीं को हम कहते हैं कंपोनेंट, ठीक है। यानी सभी कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज को हम सीधा कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज कहते हैं, लेकिन उसमें से जो मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर है ताकि सिस्टम डिफाइन हो जाए, उसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स। ये हम आगे भी समझ लेंगे, ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये हवा में समझ में नहीं आता है। देखो, मैं आपको समझाता हूँ ये नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है, और इनका और कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज में का आपस में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो, मैं लिखूंगा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है सी मीन्स नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ये याद है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यानी मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज, ठीक है। टू डिफाइन दिस कंपोजिशन ऑफ सिस्टम में बोलूंगा वो है सी, ये बराबर रहता है n माइनस ई। सी क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, n क्या है, ये है नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज, ये जो है ना ऊपर जो लिखा हमने कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज, मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, राइट। और ई जो है ये है नंबर ऑफ इक्वेशंस या इक्विलिब्रिया, मैं बोलूंगा ये नंबर ऑफ इक्वेशंस है, इक्वेशंस, ठीक है। किस तरह की इक्वेशंस, ये इक्वेशंस आयोनिक इक्वेशंस भी हो सकती है, आयोनिक इक्वेशंस इन आयोनिक रिएक्शन मान लीजिए, आयोनिक रिएक्शंस में बोलूंगा जैसे डिसोसिएशन वगैरह, तो डिसोसिएशन का कोई रिएक्शन आएगा वो भी इसमें काउंट होगा, या सिंपली कोई रिएक्शन होगा वो इसमें काउंट आएगा होगा, मतलब वो उसको भी नंबर ऑफ इक्वेशंस में काउंट करेंगे हम। इसी तरह से कोई इक्विलिब्रियम बनेगा, इक्विलिब्रियम, वो भी नंबर ऑफ इक्वेशंस में समझ में मतलब आ जाएगा, या एक्चुअली नंबर ऑफ रिलेशंस में बोलूंगा, चाहे फिजिकल रिलेशन हो या केमिकल रिलेशन, या फिर अदर कंडीशंस में मैं लिखूंगा अदर कंडीशंस, जैसे नंबर ऑफ आयन्स, जैसे नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स ये आपस में बराबर हो जाए, नेगेटिव आयन्स, पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स कितनी बार बराबर हो जाते हैं वो देखना हमें, वो भी इसमें आ जाता है, ये एग्जाम्पल्स में भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी कहीं पे बराबर हो रहे हैं क्या, ऐसा अगर बराबर हो रहे हैं तो तब भी वो इसी में आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ इक्वेशंस, या मैं बोलूँगा नंबर ऑफ रिलेशंस में आएगा। इसी तरह से अगर
सपोज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, यानी दो रिएक्टेंट्स का पार्शियल प्रेशर बराबर है, तो वो भी इन इक्वेशंस में काउंट होगा। ठीक है, तो इनकी हम एक एक करके एग्जांपल्स भी लेंगे, लेकिन आपको पहले ये याद रखना है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस है क्या एक्चुअली। समझ में आया ना? टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वो पता चल ही जाता है। अगर आपको ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो आप इजीली कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसमें आपको बताता हूँ मैं ये कैसे पता चलेगा। जैसे मैंने लिया H2O लिया मैंने सॉलिड। ये एक सिंगल केमिकल स्पीशीज है, अकेला केमिकल है ना, अकेला। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं, C, आप बोलेंगे वो बराबर आएगा N माइनस E। N क्या है? नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज यानी 1 माइनस, इसमें कोई इक्वेशन बन सकती है, इसका तो कोई दूसरा है ही नहीं जिसके साथ में ये इक्वेशन बनाए, है ना। कोई दूसरा होता कंस्ट्रेंट, उसके साथ में इक्वेशन बना लेता, यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं बोलूँगा फिर यहाँ पे जो नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज है वो एक ही है, लेकिन कोई इक्वेशन इसमें नहीं बन रहा, तो मैं लिखूँगा 0 इक्वेशन। देयरफॉर अगर मैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बोलूँगा वो बराबर आएगा 1, तो मैं बोलूँगा कि ये सिंगल कंपोनेंट सिस्टम है, ये याद रखना। अब इसके बरक्स अगर मैं दूसरा ले लूँ, मैं ले लूँ वाटर सॉलिड फॉर्म में, इसको मैं लूँगा इन इक्विलिब्रियम विद वाटर लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, समझ में आना? ये मेल्टिंग हो रही है, यहाँ पे आइस भी है और लिक्विड वाटर भी है। तो मेरे पास में जो कंपोनेंट्स है, नंबर ऑफ, या मैं ऐसा बोलूँगा कि नंबर ऑफ स्पीशीज जो है विच कैन बी सेपरेटेड। अब यहाँ पे हम कौन कौन सी चीज़ जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। देखो, मैं आइस को भी सेपरेट कर सकता हूँ, वाटर को भी सेपरेट कर सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जो स्पीशीज है, नंबर ऑफ स्पीशीज वो है 2, तो n इज इक्वल टू 2 आएगा यहाँ पे, n इज इक्वल टू 2। तो इनमें कोई आपस में रिलेशन है? यस, यहाँ पे इनके बीच में एक रिलेशन है ना, इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम है। तो मैं बोलूँगा इक्वेशन भी एक है इनमें, राइट? समझ में ना? एक इक्वेशन बन रही है। फेजेस कितने, अगर मैं पूछूंगा आपको फेज, हालांकि हमें लेना नहीं है कुछ यहाँ पे फेज से, लेकिन यहाँ पे कितने फेज है? 2 फेज है, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, राइट? तो कंपोनेंट्स कितने आएंगे इसके? कंपोनेंट बराबर रहता है n माइनस ई के, यानी मैं बोलूँगा 2 माइनस 1 के, वो बराबर आएगा 1। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इसके भी 1 ही आते हैं, चाहे आइस सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो या दोनों इक्विलिब्रियम में हो। तो मैं बोलूँगा यानी वाटर जब सॉलिड फॉर्म में होता है या लिक्विड फॉर्म में, या दोनों फॉर्म अगर प्रेजेंट होंगे, तब हम बोलेंगे कि इसका जो कंपोनेंट है उससे ये 1 है, यानी सिंगल कंपोनेंट है। यानी मुझे एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, H2O की, तो मुझे इस सब की कंपोजिशन पता चल जाएगी, है ना। वाटर का कंपोजिशन चाहे आइस में हो या लिक्विड फॉर्म में तो सेम ही रहेगा ना, तो एक ही कंपोजिशन है, तो इसका मतलब ये 1 कंपोनेंट सिस्टम है। यहाँ तक समझ में आया? अब हम और एक चीज़ लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लूँगा मैं लूँगा वाटर इन सॉलिड फॉर्म इज इन इक्विलिब्रियम with water in liquid form is in equilibrium with water in gaseous form, यानी वेपर फॉर्म। ठीक है, तो 3 तरह के फॉर्म्स है मेरे पास में, और यहाँ पे रिलेशंस कितनी बन रही, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन। मैं इसको भी सेपरेट कर सकता हूँ, सॉलिड को, लिक्विड वाटर को सेपरेट कर सकता हूँ, इसको भी सेपरेट कर सकता हूँ। तो मेरे पास में जो कंस्ट्रेंट्स आती है, यानी नंबर ऑफ स्पीशीज आती है, वो 3 तरह की आती है। मैं बोलूँगा यहाँ पे n जो है वो मेरे पास में 3 है। इक्वेशंस कितनी है मेरे पास में? सिर्फ 2 है। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आएंगे मेरे पास में n माइनस ई, यानी 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आया? तो c इज इक्वल टू 1। तो ये बात याद रख लेना। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें फेजेस कितने, आप बताएंगे इसमें फेजेस 3 है, 1 2 3 फेजेस, राइट? चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ये है मेरे पास में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, और इट इज इन इक्विलिब्रियम विद CaO प्लस CO2। याद रखना, ये भी सॉलिड है,
ये भी सॉलिड है, ये गैस है। अब आपको दिखाना है इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं। पहले देखो केमिकल स्पीशीज कितनी है यहाँ पे। केमिकल या मैं बोलूँगा सॉरी स्पीशीज बोलूँगा मैं, स्पीशीज यहाँ पे कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीशीज। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे N जो है वो 3 है, राइट। और इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या? यस, एक रिलेशन है ना, ये रिलेशन, यानी ये आपस में इक्विलिब्रियम में है। मैं कैल्शियम कार्बोनेट को अगर डिकम्पोज करता हूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। या अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो मुझे वापस ये मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका मतलब इनमें कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई इक्वेशन बनती है यहाँ पे। तो कितनी इक्वेशंस बनती है? एक। तो मैं बोलूँगा इक्वेशन जो है इनमें एक ही बनती है, एक ही रिलेशन बनती है, ठीक है, चाहे वो फिजिकल रिलेशन हो या फिजिकल कंडीशन हो या केमिकल कंडीशन, राइट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कंपोनेंट्स कितने आएंगे इसमें, कंपोनेंट आएंगे इसके हिसाब से 3 - 1, क्योंकि n-e लिखते हैं ना, n-e, यानी C इज इक्वल टू 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। सो इट इज अ 2 कंपोनेंट सिस्टम। समझ में आया ना? कितने कंपोनेंट सिस्टम में? 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 का कंपोजिशन डिफाइन कर पाता हूं तो तीसरे का खुद ब खुद डिफाइन हो जाएगा। चाहे मैं इसका और इसका डिफाइन करूं, चाहे मैं इसका और इसका डिफाइन करूं, या किसी भी का मैं डिफाइन करूं, इनमें 2, लेकिन मिनिमम कितने चाहिए मुझे? 2 का अगर मैं डिफाइन करता हूं कंपोजिशन, तीसरे का खुद ब खुद पता चल जाता है। चलो मैं थोड़ा सा बता भी देता हूं। सपोज अगर मैं इसका और इसका डिफाइन करता हूं, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड में से ये माइनस कर दूं तो कार्बन डाइऑक्साइड का खुद ब खुद डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफाइन हो जाता है मुझे, तो इन दोनों के मिलाने से मुझे तीसरे का भी डिफाइन हो ही जाता है कंपोजिशन। समझ में आया ना? तो मुझे मिनिमम 2 ही चाहिए यहाँ पे, तो मैं किसी भी फेज का कंपोजिशन बता सकता हूँ, ठीक है, क्लियर। यानी अगर मैं 2 का डिफाइन करता हूँ, तीसरे का खुद ब खुद पता चल जाता है, राइट। यहाँ तक तो समझ में आया, शाबाश। अब लेंगे हम और एक एग्जाम्पल, ठीक, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे। मेरे पास में एक सिस्टम है, ये और एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। सिस्टम एक है, उसमें NaCl है, याद रखना NaCl है, उसमें KCl है, उसमें है H2O। ये एक सिस्टम है, ठीक। इस सिस्टम का मुझे बताना है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी ये भी है, ये भी है और ये भी है, क्लियर। तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पे जो केमिकल स्पीशीज है, ठीक है, वो कितनी है। तो केमिकल स्पीशीज आप जब भी देखेंगे तो सबसे पहले देखो इनमें कोई रिएक्शन होता है क्या। देखो अगर मैं NaCl प्लस KCl का रिएक्शन करा भी लेता हूं तब भी वहां पे NaCl और KCl ही बनेगा। KCl, इसका मतलब यहाँ पे कोई रिएक्शन हुई ही नहीं, दोनों के साथ में Cl है। समझ में आया ना? तो इसका मतलब यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती। जब रिएक्शन ही नहीं होती तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे मेरे पास में ये एक केमिकल स्पीशी, ये एक केमिकल स्पीशी है, ये एक केमिकल स्पीशी होती है। समझ में आया ना? और ये जो मैं सिस्टम लेता हूँ, ये मान लीजिए यहाँ पे अगर लिखा होगा कि इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई भी सिस्टम हो जहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रही, तो आप डायरेक्ट उन केमिकल स्पीशीज को वहाँ पे उठा देना, राइट। तो यहाँ पे कितने केमिकल स्पीशीज हैं? तो यहाँ पे 1, 2 और 3, मैं लिखूंगा N = 3। इक्वेशन कोई है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो मैं लिखूंगा E = 0, ठीक। उसके बाद में देखेंगे हम कंपोनेंट कितना आएगा। कंपोनेंट आएगा N-E, यानी 3 - 0 दैट इज इक्वल टू 3। सो इट इज अ 3 कंपोनेंट सिस्टम। समझ में आया? अब देखो, अब मैं और एक चीज दिखाता हूं आपको। मेरे पास में और एक सिस्टम है जो
आपको जानना ज़रूरी है, जिससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। यानी हर एक एग्जांपल जो है ना एक नई चीज़ बताएगी आपको। मेरे पास में एक सिस्टम है, इसमें Na पॉजिटिव है प्लस Cl नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव, और है ये वाटर में है, ठीक है। तो कितने स्पीशीज है यहाँ पे? अगर मैं नंबर ऑफ स्पीशीज देखूं इसके हिसाब से n, तो वो आएगा यहाँ पे 4, क्योंकि इसने खुद दिया है ना, आयन्स दिए हैं बना के इसने। नंबर ऑफ स्पीशीज 4 है। अब मैं देखता हूं इनमें कोई इक्वेशन बनती है क्या, तो इक्वेशंस में मैंने आपको बताया था कि वो भी लेंगे आप जहाँ पे चार्ज बैलेंस होता है, वो चीज़ भी आप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कितने चार्जेस बैलेंस होते हैं। देखो यहाँ पे Na पॉजिटिव K पॉजिटिव, कितने पॉजिटिव चार्जेस हैं? 2 पॉजिटिव चार्जेस। और दूसरी तरफ है यहाँ पे Cl नेगेटिव, इसके 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव एक ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 2 पॉजिटिव चार्जेस बैलेंस नहीं हो रहे, यहाँ पे एक ही बैलेंस हो रहा है। तो जितने भी जहाँ पे भी चार्जेस बैलेंस होते हैं, कितने चार्जेस बैलेंस होते हैं, उनको भी आप इक्वेशंस में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे कितने बैलेंस होते हैं? एक ही। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे एक ही बैलेंस हो रहा है, एक ही इक्वेशन बन रही है। इक्वेशन का मतलब बैलेंस जहाँ पे हो रहा है, चार्ज बैलेंस, मास बैलेंस, ठीक है। तो ये याद रखना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज कितने? 4। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने बन रहे हैं? एक ही बन रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज ही एक नेगेटिव चार्ज से बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं लिखूंगा यहाँ पे जो कंपोनेंट्स आएंगे वो आएंगे n - C Na 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। सो इट इज ए 3 कंपोनेंट सिस्टम। यानी मुझे सिर्फ 3 की ज़रूरत है, 3 कंपोनेंट्स की कंपोजिशन बताने की ज़रूरत है, चौथे का खुद ब खुद पता चल जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया? तो चार्ज जो है वो बैलेंस होना ही चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होंगे वो मैं ये लूँगा और ये लूँगा, ये नहीं लूँगा, या फिर इनमें से पॉजिटिव चार्जेस में से एक ही, चाहे ये या ये, 2 में से एक ही लेंगे और बाकी नेगेटिव एक और वो एक। याद रखना कि चार्ज जो है वो बैलेंस होना ही चाहिए, वरना गड़बड़ है। क्लियर? तो यहाँ पे तो गड़बड़ है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 3 ही आएंगे, राइट। अब लेंगे हम एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें मेटाथीसिस रिएक्शन हो। क्या हो? मेटाथीसिस। मेटाथीसिस मतलब आयन एक्सचेंज टाइप रिएक्शन, मेटाथीसिस। जैसे मैं एक सिस्टम लेता हूँ, NaCl और KBr और वाटर H2, वाटर के साथ में जब डालेंगे तभी जाके यहाँ पे रिएक्शन होगी। देखो, अगर आपको यहाँ पे बताना हो कि इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं, सबसे पहले देखना यहाँ पे कोई रिएक्शन पॉसिबल है क्या। तो मुझे लगता पॉसिबल है, क्योंकि दोनों वाटर में हैं। तो NaCl एक्वस प्लस KBr एक्वस, ये आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे NaBr प्लस KCl, यानी इनमें एक्सचेंज हो सकता है। अब यहाँ पे ये तो ऑलरेडी है, एक ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है। अब नई 2 चीज़ें बन गई, ये और ये। तो मैं N अगर देखूंगा यहाँ पे N कौन कौन सा है। यहाँ पे N में आएगा आप NaCl, ये एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट आएगा KBr, तीसरा कंपोनेंट आएगा NaBr जो बन गया नया, चौथा कंपोनेंट आएगा KCl जो नया बन गया है ना, ये भी एक कंपोनेंट, ये भी एक कंपोनेंट, ये भी नया कंपोनेंट। तो कितने हो गए ये वाटर मिला के हो गए 5 कंपोनेंट। कितने? 5। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, फिर यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू 5। अब देखेंगे हम इक्वेशंस कितने बन रहे। इक्वेशन तो एक ही बन गए है ना, इक्वेशन 1। तो अगर मैं अब नंबर ऑफ स्पीशीज जो है, नंबर ऑफ स्पीशीज कितने हैं? 5, और इक्वेशंस कितने हैं? 1। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने आएंगे? वो आएंगे 5 - 1, यानी दैट इज इक्वल टू 4। सो इट इज ए 4 कंपोनेंट सिस्टम। यानी आपको 4 को डिफाइन करना ही पड़ेगा, तब जाके पूरे सिस्टम की कंपोजिशन पता चल जाएगी, राइट।
ये मेटाथीसिस रिएक्शन में ऐसा होता है, यहाँ पे एक्सचेंज पॉसिबल है। अब अगर ये NaCl और KCl होता तब क्या होता, तब तो एनायन सेम थे, तो पॉसिबिलिटी नहीं थी कोई नया कंपाउंड बनने की। जब पॉसिबिलिटी नहीं है तो नंबर ऑफ जो स्पीशीज है वो सेम रह जाते जैसा दिया गया था। लेकिन जहाँ पे पॉसिबिलिटी है वहाँ पे आपको काउंट करना ही पड़ेगा नई स्पीशी को, और ये भी देखना है कि रिएक्शंस कितने हो गए। समझ में आया? शाबाश। अब हम और एक चीज लेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। डिकम्पोजिशन याद रखना, डिकम्पोजिशन किसका? अमोनियम क्लोराइड का। ये है अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, राइट। ये डिकम्पोज होता है और बनाता है NH3, क्लोज चेंबर में लेता हूं मैं, NH3 गैस, HCl गैस। वो बात समझ में आ रही है? एक अमोनियम क्लोराइड जब टूटेगा तो वो एक अमोनिया और एक HCl बनाएगा। तो इसका मतलब जो प्रेशर ये बनाएगा उतना ही प्रेशर इसका भी होगा, है ना। इन्हें मैं बोलूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl, क्योंकि ये इक्विवेलेंट अमाउंट में है ना। शाबाश। अगर ये इक्विवेलेंट अमाउंट में है दोनों, तो यहाँ पे इसका मतलब इनके बीच में एक इक्वेशन तो बनती है, राइट। इक्वेशन बन गई, और एक इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई है, यहाँ पे ये इक्वेशन बनी हुई है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी बन गई वहाँ पे? 2। एक तो रिएक्शन की अपनी इक्वेशन, दूसरी इन दोनों की आपस में ये बराबर है, इनका पार्शियल प्रेशर बराबर है, तो दूसरी इक्वेशन बन जाती है, दूसरी कंडीशन मिल जाती है हमें, ठीक। तो फिर मैं ऐसा लिखूंगा कि इसमें नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो है 1, 2 और 3, और इक्वेशन इसमें बनते हैं 2। समझ में आया? तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होंगे? C इज इक्वल टू N-E, तो वो आएगा 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। सो इट इज ए सिंगल कंपोनेंट सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सिर्फ एक चीज की कंपोजिशन बतानी है तो पूरे सिस्टम की कंपोजिशन पता चल जाएगी। यानी अमोनियम क्लोराइड का कंपोजिशन पता है तो अमोनियम क्लोराइड से ही मुझे अमोनिया भी मिलेगा और HCl भी मिलेगा। समझ में आया? शाबाश। अब लेते हैं हम दूसरा। इस बार क्या करेंगे हम? इस बार हम डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड करेंगे, लेकिन उसमें से एक चीज बढ़ा देंगे, यानी हम यहीं से ऐड कर देंगे, या तो अमोनिया ऐड कर देंगे और या तो फिर HCl ऐड कर देंगे। तो मैं लिखूंगा डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया NH3, सॉरी अमोनियम क्लोराइड in presence of IPO, in presence of 0.5 mole अमोनिया NH3। बात मेरी समझ लेना, मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां पे जो डिकम्पोजिशन हो रही है, उस डिकम्पोजिशन में क्या करता हूं मैं, ये अमोनियम क्लोराइड तो बेचारा डिकम्पोज होके बनाता है, ये सॉलिड है, ये बनाएगा अमोनिया गैस NH3 प्लस HCl, ठीक है। लेकिन मैं यहां से और अमोनिया इसमें ऐड करता हूं, 0.5 मोल अमोनिया। तो इसका मतलब इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा HCl का और अमोनिया का जो पहला पार्शियल प्रेशर है वो बराबर है। लेकिन जब मैं 0.5 मोल प्लस करता हूं, 0.5 मोल प्लस करता हूं, तो तब वो बराबर नहीं रहेगा। तो इनके बीच में जो ये इक्वेशन थी, ये जो इक्वेलिटी थी पार्शियल प्रेशर्स की, वो नहीं रहेगी। जब वो नहीं रही तो वहां पे इक्वेशन ही नहीं हो रही। तो मैं इसको बोलूंगा कि यहाँ पे ये दूसरी इक्वेशन जो ये बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि अमोनिया और HCl बराबर नहीं है। पहले 1-1 थे सपोज, लेकिन अमोनिया का मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो अब ये इक्वेशन में बराबर नहीं हुई। अब फिर मैं ये कहूँगा कि इसमें जो नंबर ऑफ स्पीशीज थी वो 3 ऑलरेडी थी। इसमें जो नंबर ऑफ क्या बोलूँगा मैं, इक्वेशंस हैं, अब इक्वेशन सिर्फ एक रह गई है। देयरफॉर जो कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। सो इट इज नाउ 2 कंपोनेंट सिस्टम। पहले ये सिंगल कंपोनेंट था, अब ये 2 कंपोनेंट सिस्टम हो गया, राइट। शाबाश। अब हम और एक इक्वेशन लेते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लूंगा डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, डिकम्पोजिशन
ऑफ अमोनियम क्लोराइड, याद रखना, इन प्रेजेंस ऑफ, मैं लिखूँगा IPO, इन प्रेजेंस ऑफ KOH, ये लूँगा मैं सपोज 0.5 मोल, ठीक, 0.5 मोल KOH लूँगा मैं। अब देखो होगा क्या, अगर मैं अमोनियम क्लोराइड को डिकम्पोज करता हूँ तो ये देता है मुझे अमोनिया, ठीक है, प्लस देता है HCl। अगर मैं इसके ऊपर KOH डालता हूँ तो KOH एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, मैं लिखूँगा KOH प्लस HCl, ये रिएक्ट करके बनाएगा KCl प्लस H2O, ठीक है, समझ में आया। तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस हो जाती है, बात समझ में आ रही है। तो इन दो इक्वेशंस की वजह से और एक चीज़ भी हो जाती है, यहाँ पे जो HCl और अमोनिया है वो बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि KOH HCl के साथ में रिएक्ट करके उसकी जो कंसंट्रेशन या मैं बोलूँगा पार्शियल प्रेशर है, अगर मैं गैस में पार्शियल प्रेशर है तो वो कम कर देगा, राइट, शाबाश। अब इक्वेशंस कितनी हो गई यहाँ पे, दो, देखो इक्वेशंस हो गई यहाँ पे दो, एक तो ये इक्वेशन जिसमें अमोनिया और HCl दोनों इन्वॉल्व है प्लस अमोनियम क्लोराइड, दूसरी इक्वेशन जिसमें HCl इन्वॉल्व है। हमें क्या देखना है, डिकम्पोजिशन ऑफ देखना है हमें अमोनियम क्लोराइड। तो इसका मतलब मेरे पास में जो केमिकल स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज हैं वो है ये और ये, नंबर ऑफ स्पीशीज मुझे ये लेनी है, क्योंकि मुझे इसका डिकम्पोजिशन देखना है, KOH का नहीं देखना है। KOH इसके साथ में बाद में रिएक्ट करके इसको कम कर रहा है। मुझे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड के लिए जो इक्वेशन बनती है उस इक्वेशन के अनुसार यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे कितनी केमिकल स्पीशीज बन रही है या स्पीशीज बन रही है, तो वो देखना है। नंबर ऑफ स्पीशीज कितने आएंगी, 3, KOH इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, KOH इज नॉट टेकन, क्यों, बिकॉज अमोनियम क्लोराइड जो है वो KOH के साथ में मतलब उसके डिकम्पोजिशन में कोई रोल प्ले नहीं कर पा रहा है, या मैं बोलूँगा इसके साथ में कुछ लेना देना नहीं है। हम डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये देखना हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया हो कोई पर्टिकुलर चीज़ तो आप उस पर फोकस करना। KOH का यहाँ पे तो सिर्फ HCl के साथ में रिएक्शन होता है, अमोनियम क्लोराइड के डिकम्पोजिशन में इसका कोई रोल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लेंगे, सॉरी नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज लेंगे 3, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आएंगे बराबर किसके, 3 माइनस ये 2 दैट इज इक्वल टू 1, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 1 ही आएगा। समझ में आया, शाबाश। अब अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, सपोज इस तरह आपको दिया गया है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, राइट, और उसके साथ में NH3 HCl, इस तरह का दिया है क्वेश्चन, एक सिस्टम दिया है KCl KOH और H2O। अगर इस तरह दिया गया है तो इसमें आपको ये पूछा गया है कि इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं, तो उस वक्त आप इन चीज़ों को कंसिडर करेंगे। अगर डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड ही पूछा है तो तब आप KOH को कंसिडर नहीं करेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें रिलेशन देखेंगे पहले हम। अमोनियम क्लोराइड का रिलेशन है अमोनिया और HCl के साथ में, है ना, ये होगी एक बात। दूसरी बात HCl का रिलेशन जो है HCl का रिलेशन है KOH के साथ में, तब जाके बनाएगा वो KCl, है ना, ये भी बन जाएगा, ये भी रिएक्ट किया KCl प्लस H2O। तो यहाँ पे ये जो जितनी भी स्पीशीज़ हैं ये दो इक्वेशंस में फिट हो जाती हैं, ठीक है। अब केमिकल स्पीशीज़ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कितनी आ जाती है, 1 2 3 4 5 6, तो मैं बोलूँगा N इज इक्वल टू 6। इक्वेशंस कितनी आती है यहाँ पे, सिर्फ 2, तो कंपोनेंट्स कितने आएंगे, 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4, सो इट्स अ 4 कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना, शाबाश, ये समझ में आ गया, शाबाश। अब आप लोगों के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, ये सिंपल सा है।
आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स देखने, किस में देखने हैं? H2O दिया है और O2 दिया है और H2 दिया है, ठीक है। ये एक सिस्टम दिया है आपको, इसमें और कुछ भी नहीं, कैटलिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। आपको बताना है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं इसमें। देखो बहुत बार क्या होता है, हम ये देखते हैं कि इसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी, ये रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे, लेकिन इनमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होती, नो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है तो इसका मतलब रिलेशन नहीं है इनमें। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो N आएगा वो तो ऑलरेडी 3 है, इक्वेशन कोई नहीं बन रही, इक्वेशन 0 बन रही इनमें। तो कंपोनेंट्स कितने आएंगे फिर? 3 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 3। 3 क्या लिया मैंने? नंबर ऑफ स्पीशीज माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस, वो आएगा 3। और एक क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए खास है, वो है NaCl प्लस वाटर दिया है, NaCl प्लस वाटर, ठीक है। आपको इसमें से यानी एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl दिया हुआ है, तो आपको इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालने हैं, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन मैं लिखूंगा यहाँ पे क्वेश्चन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, या मैं बोलूँगा ब्राइन। आपको बताना है कि ब्राइन में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने, ठीक। तो देखो जब ये पानी में होगा, कौन? ये NaCl जब पानी में जाएगा तो ये केमिकल रिएक्शन तो नहीं करेगा, लेकिन फिजिकल चेंज इसमें आएगी। ये बनाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, राइट। यहाँ पे जो इक्वेशंस है ना आयन्स के, जो आयन नंबर ऑफ आयन्स पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक बन रहे हैं ना, मतलब इनके बीच में एक इक्वेशन बन रही है, ये इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैं ये कहूँगा कि इस सिस्टम में जो नंबर ऑफ स्पीशीज है, नंबर ऑफ स्पीशीज वो है, वो नंबर ऑफ स्पीशीज कितने आएंगे? वो आएंगे 1 2 3 4। तो मैं लिखूंगा N इज इक्वल टू 4। शाबाश, ये हो गई एक बात। अब देखना हमें इक्वेशन सबसे पहले ये इक्वेशन बन गई एक, तो मैं लिखूंगा इक्वेशन एक, तो ये है ये इक्वेशन एक। दूसरा Na जो है, Na पॉजिटिव, वो बराबर है Cl नेगेटिव के, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर हो रहे हैं एक इक्वेशन में। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे इक्वेशन जो है, इसकी इक्वेशन आयन्स की इक्वेशन एक है, आयन्स की इक्वेशन एक है, एक इसकी इक्वेशन डिसोसिएशन की इक्वेशन। तो इस हिसाब से यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनते हैं ना। तो फिर कंपोनेंट्स कितने आएंगे? 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2 कंपोनेंट सिस्टम, राइट। कंफ्यूज मत होना, बस यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना? शाबाश। अब बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप खुद भी बुक्स से उठा लेना और उनको ट्राई करना, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा और, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, जो जो रहता ना, इक्वेशंस, वो हमेशा पॉजिटिव रहता, वो कभी नेगेटिव नहीं रह सकता, नेगेटिव कभी नहीं रहेगा। ये हो गई एक बात। दूसरा, जो मेटाथीसिस रिएक्शंस है, मेटाथीसिस यानी आयन एक्सचेंज, वो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। किसमें? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। अब फिलहाल अगर आपको जानना है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट क्या है, तो समझ लेना कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट में जो कैटायन होता है, या मैं ऐसा बोलूँगा आपकी जान पहचान के लिए, इसमें मेटल कैटायन होता है जनरली, मेटल कैटायन। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स में जो कैटायन होता है ना, मेटल कैटायन, जैसे Na पॉजिटिव है। और एनायन क्या रहता है? जनरली हैलाइड्स रहते हैं ये। अब आप देखो, अगर आपको स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स लेने हैं तो आप वो सॉल्ट्स लेना जो इजीली डिसोसिएट होते हो पानी में। अगर आप ऐसे सॉल्ट्स लेंगे जैसे या ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे
जो डिसोसिएट नहीं होते हो, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मैं लूँगा CH3COOH, तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। आप किस पे अप्लाई करेंगे? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स पे या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंपोनेंट क्या होता है और हम कंपोनेंट्स को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।